Hello students, today we start the new chapter number 8, higher order partial differential equations. Previously हमने जो last time देखा था वो chapter finish किया था, first order partial differential equation था, and now the higher order. सबसे पहले एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, small v notation that is del z by del x and small q that is del z by del y, which is mostly used for फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर सबसे ज्यादा हमने ये नोटेशन का यूज किया है. ओके, अब नेक्स्ट में यहाँ पे r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, s इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल y एंड t इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर. ये नोटेशन का सबसे ज्यादा यूज होगा हायर ऑर्डर के अंदर. रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है 1 टाइम से ज्यादा है, 2 टाइम हो रहा है. इसमें भी 2 टाइम डिफरेंशिएशन है. ये 2 टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब दोनों का 1 टाइम पे है, और ये 2 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू y. दैट मींस कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन वाला नोटेशन है, सो डेफिनेटली इसके अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होगा. बट हाँ, समवेयर इसका भी यूज आएगा. तो ये नोटेशन खास याद रखना, इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो. आर के बाद मोस्टली सब लोग टी की जगह एस नोटेशन यूज कर देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर एस यानी कि मिडल एक्स एंड वाई दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो सीक्वेंस वाइज आर एस टी इस तरीके से याद रखना. ओके, फर्स्ट मेथड इज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन करना डायरेक्टली, इसके अंदर कोई फॉर्मेशन जैसा है नहीं, कोई टॉपिक, डायरेक्टली सॉल्यूशन है. मेथड है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जो ऑलरेडी आप 11th-12th में या नॉर्मली इंटीग्रेशन जो भी पढ़ा है आपने उसमें पता होगा. डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब सीधा आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, इंटीग्रेट करके आंसर लाना है. ओके, तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है. फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकेशन होगा डेफिनेटली कि बाय मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप, और आगे की कोई मेथड अप्लाई होगी तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन गिवन है वो पहले लिख दो. सो हियर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल टी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी इंटू कॉस एक्स. देन पहले इंटीग्रेशन करना है. नॉर्मली हमें इंटीग्रेशन सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में ही करना है. तो सबसे पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा. वो करने से पहले मैं यहाँ से डेल बाय डेल एक्स सेपरेट कर देता हूँ. सो डेल बाय डेल एक्स सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे डेल बचेगा, डेल u एंड डेल x बाहर आ गया है तो डेल t बचेगा, इज इक्वल टू e रेज टू माइनस t इनटू cos x एज इट इज. नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है यहाँ पे, तो x के रिस्पेक्ट में पहले करना है. अब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो उस टाइम पे t क्या हो जाएगा एज ए कांस्टेंट. तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कीपिंग t एज अ कांस्टेंट. So therefore इंटीग्रेशन अप्लाई करो. अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स है. दैट मींस के अगर डिफरेंशिएशन पहले से है, इंटीग्रेशन करोगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. हाँ, वो वेरिएशन कब आता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा. सो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ओनली डेल यू बाय डेल टी. एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ये निकल गया. इज इक्वल टू यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में t कांस्टेंट रहेगा तो e रेज टू माइनस t एज इट इज. cos x का इंटीग्रेशन sin x, डेफिनेटली कांस्टेंट रखना पड़ेगा. अब कांस्टेंट ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे प्लस c प्लस b ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि एक टाइम पे एक वेरिएबल चल रहा है, दूसरा कांस्टेंट चल रहा है. कांस्टेंट कौन सा चल रहा है अभी, t, तो आपका जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो t फॉर्म का होना चाहिए. सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ f ऑफ t, क्योंकि वो t के फॉर्म में ही कांस्टेंट होगा. तो ये जो मेरा आंसर मुझे ये सिर्फ एक टाइम इंटीग्रेशन करने से मिला है. अब दूसरी बार वापस इंटीग्रेशन करना है. ऑलवेज याद रखना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन में से नॉर्मल आंसर लाना है. मतलब कि आपके पास क्वेश्चन जो भी होगा ऑलवेज डिफरेंशिएशन फॉर्म में होगा और लास्ट आंसर जो आएगा वो नॉर्मल फॉर्म में होगा. लाइक u इज इक्वल टू एक्स वाई, जो भी वेरिएबल होंगे उस फॉर्म के अंदर मिलेगा.
तो ऑलवेज याद रखना कब तक डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, जब तक आपका जैसे डेल स्क्वायर में से डेल बना, अब डेल में से निकल के ओनली यू ना बन जाए तब तक करना है। तो डेफिनेटली अभी दूसरी बार में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब ऐसा नहीं कि हर बार x से ही करना है, यहां पे अब वेरिएबल कौन सा है, t का, तो t से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड उस टाइम पे x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो कीपिंग x एज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करो, डेल u बाय डेल t का इंटीग्रेशन करो तो यहां पे क्या आएगा, u हो जाएगा क्योंकि डेल बाय डेल t निकल जाएगा, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। सो e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन होगा sin x एज इट इज रहेगा, तो पहले sin x एज इट इज रख देता हूं। e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू माइनस t। लास्ट टाइम प्रीवियसली मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसके अंदर यहां पे आपको इंटीग्रेशन करने के बाद पीरियड भी देखनी है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, अगर टी फॉर्म में देखो तो इंटीग्रेशन का e रेज़ टू t dt होता है, उसका आंसर क्या रहता है e रेज़ टू t। अब ये t की जगह अभी क्या है माइनस t, दैट मींस कि इसको हम क्या बोलेंगे स्पिरिट, प्रीवियसली मैंने आपको समझाया था। इसका क्या करना है, वापस आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस टी का वापस डिफरेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस बचेगा, सो माइनस 1 रहेगा। इंटीग्रेशन होने की वजह से वो जो आंसर आता है वो हम कहां पे लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे। अगर वो डिफरेंशिएशन होता तो यही आंसर मैं इनटू में लिखता, बट माइनस 1 है, 1 को कहीं पे भी लिखो सेम आंसर रहता है, माइनस ऊपर नीचे लिख सकते हो, तो ये माइनस में अभी यहां पे लिख देता हूं। सो इतना आंसर मिला फर्स्ट स्टेप का, e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन हो गया sin x एज इट इज। f ऑफ t का इंटीग्रेशन भी होगा क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो f ऑफ t का भी आएगा। सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इनटू dt। इसका मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, रीजन ये है कि फंक्शन ऑफ t कौन सा है ये पता नहीं है, सो आपको इसी नोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा। यहां पे ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट कौन सा चल रहा है x, x फॉर्म में आपको कांस्टेंट लिखना है, तो एक नया फंक्शन g ऑफ x लिख दिया। अगर यहाँ पे आप कोई नोटेशन दूसरा यूज करते हो h ऑफ x, phi ऑफ x, डजंट मैटर, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, रिपीट ना हो वो ध्यान रखना। सो ये जो मुझे आंसर मिला ये आंसर है u फॉर्म में, क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन फॉर्म में, आ गया सिंपल फॉर्म में, सो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो इस तरीके से सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ऐसे ही सेम सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, सॉल्व दिस इक्वेशन। यहां पे अभी है सॉल्व इक्वेशन, आफ्टर दैट आपको एक कंडीशन दी है, एक्चुअली 2 कंडीशन दी है। फर्स्ट ये है कि del z by del y का ये आंसर होगा कब, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। सेकंड कंडीशन है कि आपका जो y जो है उसका आंसर क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और तब क्या होगा z इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये 2 कंडीशन आपको इसके अंदर यूज करनी है। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, अगर आप 11th 12th में आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा याद होगा कि del z बाय कोई भी इक्वेशन है आपके पास dz बाय dx प्लस dy बाय dx लेते हैं, प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगर ऐसा इक्वेशन हो, आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आपका जो लास्ट आंसर आता है उसमें आपका एक प्लस c कांस्टेंट बचता था, बट सम एग्जांपल के अंदर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन दी जा रही थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते थे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का काम क्या था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन दी है तो इसके अंदर से आपको वैल्यूज मिलती थी, वो वैल्यूज इसका जो इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन होने के बाद कांस्टेंट c बचता था, तब ये जो आगे वाले क्वेश्चन में ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते थे और उससे आपको एक c कांस्टेंट का आंसर मिलता था। उससे क्या होता है, वो आंसर वापस रिप्लेस कर दो तो वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं बचता। तो यही चीज यहाँ पे रिपीट करनी है, सेम टू सेम वैसे ही, कोई वेरिएशन नहीं। सो सबसे पहले मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपका इक्वेशन जो दिया है वो लिख दो। हियर del square z del x del y is equal to sin x into sin y। डेफिनेटली पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो del by del x सेपरेट कर देता हूं और del z by del y as it is sin x into sin y। नाउ
टेक द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे बाहर है तो x के रिस्पेक्ट में पहले करना है एंड सेम टाइम पे कीपिंग y एज कांस्टेंट, y आपका कांस्टेंट है। सो प्रीवियसली सम में किया था वैसे इंटीग्रेट करो, डेल बाय डेल x इंटीग्रेशन में निकल जाएगा, सो बचेगा ओनली डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, सो sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, स्पिरिट यहां पे आएगी नहीं, sin y कांस्टेंट रहेगा, सो एज इट इज एंड कांस्टेंट आपका प्लस कांस्टेंट कौन सा चल रहा है y, तो y फॉर्म में लिखो दैट इज f ऑफ y। कितना मिल गया? अब ये आंसर के अंदर अब आपकी जो कंडीशन है, जितनी बार इंटीग्रेशन करो, जितनी बार कांस्टेंट यूज करो, हर बार आपको ये कंडीशन यूज करके कांस्टेंट को रिप्लेस करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन पहले मिक्स ना हो जाए वो ध्यान रखना। यहाँ पे ये कंडीशन है कब, जब x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरी की पूरी एक कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, तो ये सेपरेट अभी रखो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डेल z बाय डेल y का एक आंसर मिलता है, यहाँ पे डेल z बाय डेल y भी है कब, जब x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0 डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू -2 sin, तो ये वैल्यूज दो मेरे पास है, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले x की जगह 0, x कहां पे है, यहाँ पे, तो x की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ पे cos 0 बन जाएगा। डेल z बाय डेल y का आंसर है -2 sin y, सो -2 sin y इज इक्वल टू माइनस cos x की वैल्यू 0, सो cos 0 इनटू sin y एंड प्लस f ऑफ y की कोई वैल्यू नहीं है, सो y का y एज इट इज रहेगा, -2 sin y एज इट इज। cos 0 का आंसर क्या होता है 1, सो ये माइनस एज इट इज रहेगा और ये sin y रहेगा प्लस f ऑफ y। आपको कांस्टेंट की वैल्यू बनानी है, अभी कांस्टेंट चल रहा है f ऑफ y, सो f ऑफ y एज इट इज रखता हूं और ये वैल्यू उठा के इस साइड ले लूंगा, तो -2 sin y और ये वैल्यू इस साइड आएगी तो प्लस sin y हो जाएगा, सो f ऑफ y का आंसर क्या मिलेगा -sin y। ये मुझे इस कांस्टेंट का आंसर मिल गया। जैसे ही कांस्टेंट मिलता है वापस आपके जो ओरिजिनल प्रीवियस सॉल्यूशन आया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन 1 में वापस सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सो डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू माइनस cos x इनटू sin y प्लस f ऑफ y की वैल्यू है -sin y, सो यहां पे होगा -sin y। अब कुछ कॉमन निकल रहा है, sin y भी है माइनस भी है दोनों जगह, तो -sin y कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा 1 प्लस cos x या cos x प्लस y। इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। चलो यहां तक हो गया। आपको फाइनल आंसर लाना है वो ओनली z फॉर्म में होना चाहिए, डिफरेंशिएशन वाला टर्म बचना नहीं चाहिए। सो वापस इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो टेक इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, यहां पे वेरिएबल चेक कर लो कौन सा है y, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड दूसरा जो वेरिएबल है दैट इज x वो कांस्टेंट है, सो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन करूं तो डेल बाय डेल y निकल जाएगा, सो बचेगा ओनली z माइनस एज इट इज y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सो sin y का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos y, तो माइनस एज इट इज रहेगा, sin y का माइनस cos y आएगा, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो दैट मींस यहां पे बचेगा ओनली cos y इनटू 1 प्लस cos x कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। यहां पे और कुछ है नहीं, अब आपका कांस्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलता है x के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली कांस्टेंट भी आपका x के रिस्पेक्ट में आएगा, सो f यूज कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए मैंने g नोटेशन यूज किया, तो ये मुझे सेकंड इक्वेशन मिला। अगेन आपने एक कंडीशन ये वाली यहां पे यूज की थी जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया था तब, सेकंड कंडीशन है उसका वापस यूज करो आप सेकंड टाइम जो इंटीग्रेशन हुआ है और यहां से इस कांस्टेंट को रिप्लेस करो,
सो नाउ वैल्यू क्या है, व्हेन y is an odd multiple of pi by 2 then वैल्यू क्या होती है z की 0, मतलब ये कंडीशन है। अब पहले तो इसका मतलब समझो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मल्टीपल मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। ऑड यानी कि ऑड नंबर्स होते हैं लाइक 1 3 5 7 ऐसे होगा, तो इसका मतलब इसका एक्चुअल आंसर ये है y इज इक्वल टू, ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n प्लस 1, पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर कैसे होंगे, फर्स्ट है पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2 यानी कि ओनली पाई बाय 2, देन 3 पाई बाय 2 आएगा, 5 पाई बाय 2 आएगा, ऐसे ही सारे और जो पाई बाय 2 होते हैं वो आएंगे। अब ये चेक करना पड़ेगा कि इसका इसके अंदर रखने से आंसर क्या मिलेगा, वो हम बाद में चेक करते हैं। सो दैट इज y is equal to this value and z is equal to 0। ये वैल्यू वापस इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, सो पुट these values in इक्वेशन नंबर 2। सो z का आंसर क्या है 0, सो इस साइड हो जाएगा 0 इज इक्वल टू cos y की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, सो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस cos x सेम टू सेम प्लस g of x कांस्टेंट एज इट इज, ओके। अब इसकी वैल्यू चेकआउट करो, cos मतलब समझ लेना 2n प्लस 1 यानी ऑड है पाई बाय 2, cos ऑड पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो आप ट्रिग्नोमेट्री में सब लोग जानते हैं 0 यहां पे होता है, पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 इस तरीके से होता है, ओके। तो 0 यहां पे आया, देन पाई बाय 2 यानी कि इसकी फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू पाई बाय 2, n की जगह 0 रखो तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप पाई बाय 2 मिलेगा, सेकंड स्टेप मिलेगा 3 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 2, तो ये वैल्यू कहां पे आएगी, एक यहां पे आएगी, फिर 3 पाई बाय 2 यहां पे, 5 पाई बाय 2 वापस यहां पे, 7 पाई बाय 2 यहां पे, यानी कि सारी पाई बाय 2 की वैल्यू कहां पे आ रही है, y एक्सिस पे, ओके। तो y एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट उस टाइम पे क्या बन जाता है 0 हो जाता है, ओके। अभी क्या है cos है, अब cos का आप वैल्यूज जानते हो कि sin मतलब आपका कौन सा कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, और cos मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट होता है x। तो अगर ये cos वेरिएबल चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां से यहां से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूरे के पूरे y एक्सिस पे ऑलवेज क्या होगी 0, मतलब के cos में कोई भी ऑड पाई बाय 2 की वैल्यू आए तो वापस घूम फिर के यहाँ पे क्या आएगा, इसी पे आएगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। हाँ, अगर इस सम के अंदर यहाँ पे साइन फंक्शन होता तो इसकी वैल्यू अलग अलग बनती, समटाइम्स 1 समटाइम्स -1, 1 -1 1 -1 इस तरीके से आती, बट अभी फंक्शन cos है और cos के लिए हम x कोऑर्डिनेट प्रीफर करते हैं, इसका आंसर क्या बन जाएगा 0। ये आंसर दोनों जगह पे 0 ही रहता है, इसकी वजह से इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। सो टोटल इसका आंसर क्या बन जाएगा 0 बनेगा, 0 इंटू 1 प्लस cos x इज ऑल्सो 0, इस साइड ऑलरेडी 0 है। अगर ना समझ में आए तो सिंपल इतना याद रखना कि cos के साथ में ऑड पाई बाय 2 आए वैल्यू तो ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा 0। सो 0 इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस g ऑफ x। सो देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या मिलेगा 0। वापस कांस्टेंट मिला है, इसको वापस इक्वेशन नंबर 2 जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 z is equals to cos y into 1 plus cos x plus g of x का आंसर क्या है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, ओके। होप सो आपको समझ में आया होगा। दो सम मैंने समझाए, पहला सम नॉर्मल था विदाउट कंडीशन, सेकंड सम आपका कंडीशन वाला था। इसके अलावा इसमें और कोई वैरायटी नहीं है। एक वैरायटी आएगी, ये स्क्वायर की जगह क्यूब वाला इक्वेशन हो सकता है, 4 टाइम भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। आपको सेम यही प्रोसीजर करनी है, बट ऑलवेज याद रखना जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा उतनी बार आपको इंटीग्रेशन डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर इनकेस इसमें कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।